पुरुषोत्तमम। ठाकुर जी के जीवन में अनेक उद्देश्य और अनेक इच्छाएं उनके जीवन में भरा हुआ था, जिनमें से बहुत सारे पूर्ण हो चुके हैं और जिनमें से बहुत ऐसे हैं जो अभी भी अपूर्ण हैं। और उस अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए हम सभी को प्रयास करना और प्रयास करते हुए कार्य में परिणत करना यह हमारा कर्तव्य है। उसमें से एक है, ठाकुर जी का बड़ा इच्छा था शांडिल्य विश्वविद्यालय को लेकर के। एक्समैनदा ठाकुर जी के पास आते हैं, ठाकुर जी के भविष्य के मिशन के बारे में पूछते हैं, शिक्षा नीति के बारे में पूछते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि जो तपोवन का सृजन किया गया और तपोवन में जिस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, वो शिक्षा का जो सार तत्व है उसी के साथ उसमें शिक्षा दी जाती है। एक्समैनदा पूछते हैं, ठाकुर आपके इस भावधारा को यदि भारतवर्ष के एवं भारतवर्ष से बहिर्भारत के जो राष्ट्र हैं आपकी ये शिक्षा व्यवस्था को ग्रहण ना करे तो क्या करेंगे? ठाकुर जी कहते हैं, आज नहीं तो कल जब व्यवहार में आएगा, हर तरह से उन्नति सफल होगा, उन्नति हाथ लगेगा, अच्छा दिखेगा, अच्छा परिणाम दिखेगा, निश्चित रूप से वो इसे फॉलो करने का प्रयास करेगा और इस शिक्षा पद्धति को सभी लोग स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। और उस शिक्षा पद्धति में था क्या? ठाकुर जी सदैव बोलते थे, केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक जीवन में हम प्रैक्टिकल ना करें। ठाकुर जी कोई शिक्षा व्यवस्था नए रूप नहीं दिए, उन्होंने गुरुकुल को ही एक नए रूप में उन्होंने बताया। जैसे अभी कोई कृषि विज्ञान है तो कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर साइंस के बारे में पढ़ाना है। ठाकुर जी का कहना है केवल पढ़ाना नहीं, उनको लेके जाओ और खेत में जो है वो फसल उगाओ। धान के समय धान, गेहूं के समय गेहूं। जब वो स्वयं जमीन को जोतेगा, वहां बीज बोएगा और वहां प्रैक्टिकली सब कुछ करेगा, तो उनको उसे रटने की जरूरत नहीं है, वो तो जीवन में प्रैक्टिकली दिखेगा और प्रैक्टिकली वो करेगा, उसमें सारे ज्ञान होंगे। एक्समैनदा ठाकुर जी से पूछते हैं कि आपका जो शिक्षा एजुकेशन मिशन है उसमें क्या क्या शिक्षा रहेगा? ठाकुर जी बोलते हैं, क्या नहीं रहेगा, उसमें सारी शिक्षाएं रहेगी। समाज व्यवस्था, अनुशासन, जो पुलिस व्यवस्था है, अनुशासन व्यवस्था, और हमारी शिक्षा के विभिन्न नीतियां, उसके बाद जो रिसर्च पॉइंट और सभी प्रकार की शिक्षा वहां उपस्थित होगी। अर्थात एक समाज को सुंदर बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी शिक्षा वहां पर होगा। ठाकुर जी एक्समैनदा से जब यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं कि आपका शांडिल्य यूनिवर्सिटी कितना बड़ा होगा, तब ठाकुर जी एक्समैनदा को बताते हैं, मैं सुना हूं वाराणसी का जो विश्वविद्यालय है वो उस समय में 10 करोड़ रुपए में बन करके तैयार हुआ था और आज इसे अगर हम लोग निर्मित करना चाहे, ये लगभग 1960 दशक की बात है कि अगर करना चाहे तो इससे और ज़्यादा लगेंगे, अर्थात इसके कई गुना ज़्यादा लगेंगे, 50 करोड़ 60 करोड़ इस तरीके से लगेंगे। क्योंकि उनके ठाकुर जी का जो शांडिल्य विश्वविद्यालय कैसा होगा, वो लगभग 250 एकड़ जमीन में फैला हुआ होगा। उसमें सारे विभाग, अलग अलग विभाग होंगे, जैसे एग्रीकल्चर विभाग होंगे, इंजीनियरिंग अलग होंगे, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑस्ट्रोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, जो भी हैं, जितने भी स्टडी के पॉइंट फैकल्टी है, सारे फैकल्टी वहाँ पे होंगे और वहाँ से सब सीखेंगे और सीखने के बाद देश देशांतर में सब लोग जा करके लोगों को ज्ञान बटेंगे और ज्ञान का प्रकाश बटेंगे, जिसमें लोग आनंदित होंगे और लोग वास्तविकता को, वास्तविक सत्यों को जान पाएंगे।
ये कितना बड़ा ठाकुर जी का मिशन था। ये मिशन आज भी संपूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ। तपोवन विद्यालय ठाकुर देवघर में है, चल भी रहा है वहाँ पे, लेकिन ठाकुर जी का जो शांडिल्य विश्वविद्यालय है वो भी अभी पेंडिंग है। आने वाले दिनों में हो सकता है वो शांडिल्य विश्वविद्यालय आप सबको देखने को मिले, जो एक शिक्षण व्यवस्था है और एक उच्च कोटि के शिक्षण जो गुरुकुल में पद्धति थी, उस गुरुकुल पद्धति से शिक्षा वहाँ पर दिया जाएगा। अब दूसरी बात आते हैं, ठाकुर जी इसे एक्समैन लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक संतान कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, एक माता कैसा होना चाहिए, और ये माता पिता और संतान के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम कैसे बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ व्याख्यान करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, देखिए कि एक तो माता पिता को निष्ठावान होना चाहिए, सत्यव्रती होना चाहिए, अंदर और बाहर इक्विवेलेंट होना चाहिए, अपने संतान संतति के सामने कभी भी झूठा साबित ना हो, इसके लिए व्रत पालन करना चाहिए। यहाँ पर ठाकुर जी बोलते हैं, जब माँ अपने संतान से बातचीत करते हैं और अपने जो पिता है उनकी वाहवाही के गुणगान करते हैं कि उनके जीवन में किस तरह से इस शिखर तक वो पहुँचे हैं, तुम्हारे पिताजी ने कितना मेहनत किए हैं, अपने बचपन में कितना संघर्ष किए हैं और संघर्ष के प्रतिफल स्वरूप आज वो यहाँ पर आकर के खड़ा है। एक वक्त था खाने का रोटी नहीं रहता था, रात में भोजन कभी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, भूखे भी सो जाते थे और वो 1 रुपए के लिए लालायित थे। और कितना कष्ट कर से, कितना संघर्ष करके तुम्हारे पिताजी ने पढ़ाई किया। ठाकुर जी बोलते हैं, जब ऐसे भावपूर्ण एवं बीते हुए दिनों की बात जब आप करते हैं, यदि आपके संतान के आंखों से आंसू अगर आ जाता है, ये बहुत बढ़िया बात है कि उनके मन में वो घर कर जाता है और पिता के प्रति उनका श्रद्धा जागृत हो जाती है। जितने श्रद्धा वो पहले करते थे, आज उससे ज़्यादा श्रद्धा करने लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो माँ होते हैं, माँ भी अपने पिता जो होते हैं, पिता भी उस बच्चे के माँ का तारीफ करे, उसकी प्रशंसा करे कि देखो तुम्हारी माँ कितनी सुबह उठती हैं और उठ करके तुम लोगों के लिए कितना मेहनत करती हैं, तुम लोगों के लिए भोजन निर्माण करती हैं, कितना मेहनत तो करती हैं, ये सब तुम लोगों के लिए करती हैं। ये सारी बातें उनसे बताया जाए तो उनके प्रति उनका जो श्रद्धा है वो श्रद्धा और बढ़े। और सबसे बड़ी बात ठाकुर जी यहाँ कहते हैं कि एक नारी उनको पति को देवता के रूप में देखना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनके प्रति एक श्रद्धा भाव से उनसे सम्मान करना चाहिए। और वो जब बच्चे देखते हैं वो प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो एक अच्छा सुसंस्कारी बेटा, एक सुसंस्कारी बेटी इस धरती पर लाने के लिए माता पिता का बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा अवदान है। और उस अवदान के बलिदान स्वरूप ही उनके जीवन में खुशहाली, शांति, समृद्धि ये सब कुछ चला आता है। एक व्यक्ति के जीवन में उनका संघर्ष का जो परिणाम स्वरूप है वो परिणाम स्वरूप हैं उनके संतान संतति। यदि उनके संतान संतति को सत राह पे चलने वाले एक व्यक्तित्व उनके अंदर डेवलप नहीं कर पाए तो वो माता पिता का जीवन जो जीवन संघर्ष है वो पूर्ण रूप से फलित नहीं होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि संतान संतति ही एक आइडेंटिटी कार्ड है माता पिता का, कि किस तरह से माता पिता ने अपने संतान संतति को अपना 100% दिए हैं। हम धन दौलत गाड़ी बाड़ी कितना उन लोगों के छोड़ के जाते हैं, मुझे लगता है ये काउंटेबल नहीं है। और अगर काउंटेबल है तो वो है कि जो उनके पास है, जो उनके चेतन में है, चैतन्य में है, वो है उनका आचार आचरण व्यवहार, उनकी भाषा, उनकी विनम्रता, उनकी सेवा, उनकी परोपकारिता। ये निर्भर करता है कि वो कितना आगे बढ़ चुका है और सामने जब दुविधा आती है, परेशानी आती है, किस तरह से हंसते हुए उस परेशानी को ओवरकम करता है, ये इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से उनके अंदर एक आत्मबल को बढ़ाना, एक इंटरनल जो इटर्नल फोर्स है उस इटर्नल फोर्स को इंक्रीज कराना,
ये हमारा काम है। यही है पॉजिटिव एनर्जी। और ये पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर होते हैं जहाँ सत्य की आराधना होती है, सत्य की तपस्या होती है, जहाँ सत्य की गुणगान गाया जाता है, वहीं पर आलस्यता का कोई स्थान नहीं होता है, वहाँ अज्ञानता अंधकार का कोई स्थान नहीं होता है। वह स्थान सदैव प्रकाश से, ज्ञान से और आनंद से भरा रहता है। ऐसा जीवन पाने के लिए हम लोगों ने ठाकुर जी को जीवन में पाए हैं और उनको अनुसरण करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम उस सौभाग्य को ना गंवाएं, ठाकुर जी के निर्देश को पालन करके जीवन को चलाए। निश्चित रूप से ये ठाकुर जी का पूजा का फूल हो करके उनके चरण कमलों में निश्चित रूप से एक दिन पहुंचेगा।